हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 15th लेक्चर है एंड आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो की। मींस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है उसके बाद नेशनल सीन पे क्या होता है, वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जो कि हमसे नए नए जुड़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको हमारे इस कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। टोटल 3 महीने का ये कोर्स है। 17 मार्च को हमने ये कोर्स लॉन्च किया था जो कि 20 जून तक चलने वाला है। एंड फ्रेंड्स, ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा, देन 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को कवर किया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, संडे को 2 चीज़ें होती हैं। सबसे फर्स्ट सी सेट की क्लास होती है। एंड दोस्तों, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों को डाउट होता है सी सेट में, तो इस पर्टिकुलर सेशन का आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड दोस्तों, संडे को ही डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। तो दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा हमारे इस इनिशिएटिव से। फ्रेंड्स, डिटेल शेड्यूल के लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पे ये सारे तमाम लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा इनिशिएटिव एकदम फ्री है, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस क्रैश कोर्स को, हमारे इस चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, लेकिन उससे पहले हम पिछले लेक्चर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट देखा था जो कि 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था। इसके एक दिन बाद ही जो जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक चीज़ हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा था राजगोपालाचारी फॉर्मूला देखा, हमने देसाई लियाकत पैक्ट देखा था, हमने वोवेल प्लान देखा, और वहाँ पे हमको समझ में आ गया था कि जो कांग्रेस है, ठीक है, और जो मुस्लिम लीग है, उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, डेडलॉक बनता चला जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, वही दूसरी डायमेंशन हमने ये देखी थी, वो थी इंडियन नेशनल आर्मी की। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि किस तरह से 15 अगस्त 1945 को जापान का सरेंडर होता है, और इसके साथ ही जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका भी सरेंडर हो जाता है। एंड फिर उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो कि सैनिक थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनको भारत में लाया जाता है। और फिर इतनी कहानी हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी दोस्तों। अब इसके आगे की कहानी हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, इसके आगे नेशनल स्टेज पे अपसर्ज होता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तमाम तरह के नेगोशिएशंस हमको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमको देखने को मिलेगा कम्युनल वायलेंस, मींस जो सांप्रदायिक हिंसा होती है वो हमें देखने को मिलेगी। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि हमें आज़ादी मिल जाती है, लेकिन साथ में उसके पार्टीशन भी हमको मिलता है, मींस आज़ादी के साथ बंटवारा भी हमको मिलता है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि काफ़ी सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो POWs होते हैं उनकी रिलीज़ के लिए मूवमेंट चलता है। रॉयल इंडियन नेवी में रिवोल्ट होती है, तेभागा मूवमेंट, वर्ली रिवोल्ट, पंजाब किसान मोर्चा, ये तमाम तरह के जो अपसर्ज होते हैं ये हमको नेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों, इसमें हमें लोकलाइज्ड एक्सट्रीमली मिलिटेंट यूनाइटेड मास एक्शन देखने को मिलता है। इसमें वर्कर्स भी शामिल होते हैं, किसान भी शामिल होते हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हमको इस लेक्चर में आज देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जुलाई 1945 में
ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि जो लेबर पार्टी थी वो थोड़ा सा उनको सहानुभूति थी इंडियन लोगों के प्रति, ठीक है। और पीएम कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली, वो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और पैथिक लॉरेंस नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं। एंड दोस्तों अगस्त 1945 में ये लोग अनाउंस करते हैं सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस को। एंड दोस्तों इसके बाद ये भी अनाउंस किया जाता है कि सितंबर 1945 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। और किसके आधार पे बनाया जाएगा? जो क्रिप्स ऑफर था उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्यों ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये इतना जो है आगे होके भारतीय लोगों के फेवर में बात कर रही थी। दोस्तों देखिए इसके काफ़ी सारे कारण थे। सबसे पहला ये कारण था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। ये नतीजा सामने आ चुका था कि अब जो बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर है वो बदल चुका है, ठीक है। अब केवल 2 ही ग्लोबल पावर हैं, फर्स्ट है अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ यूएसएसआर। केवल इन्हीं दोनों की मोनोपोली चलेगी। एंड दोस्तों ये दोनों भारत की फ्रीडम को फेवर करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था इंडिपेंडेंस का, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि लेबर गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, सहानुभूति रखती थी इंडियंस लोगों के प्रति। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूरोप में तो वहाँ पे सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट्स की वेव चल रही थी। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था वो बुरी तरह थक चुके थे, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी वो एकदम बर्बाद हो चुकी थी। तो अब कहाँ तक वो जो है इंडिया का ऑक्यूपेशन कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव चल रही थी। भले हम बात करें वियतनाम की या हम बात करें इंडोनेशिया की, तो ये दोनों ही फ्रेंच और डच रूल को रेजिस्ट कर रहे थे। तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में एक एंटी इम्पीरियल वेव चल रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम दोस्तों बात करें दूसरा कौन सा इसका रीज़न था, तो वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि कहीं फिर से कांग्रेस की रिवोल्ट न हो जाए जैसा कि 1942 में हुआ था। और उनको ये भी अंदेशा था कि अगर अब कांग्रेस की रिवोल्ट होगी तो उसमें कांग्रेस के साथ साथ एग्रेरियन रिवोल्ट भी होगी, लेबर ट्रबल्स भी होंगे, आर्मी जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगी, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका जो आकार होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा और उसको सप्रेस करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, है ना दोस्तों। इसके अलावा तो फ्रेंड्स जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे वो 1934 में हुए थे सेंट्रल लेवल पे एंड 1937 में हुए थे प्रोविंशियल लेवल पे। तो इलेक्शंस होने ही थे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इलेक्शन हुए। तो दोस्तों ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ था। दोस्तों अब हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन की और दूसरी बात इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स की। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है? जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे उनको भारत में लाया गया था और फिर उनका ट्रायल किया गया था, मीन्स उनको अब सज़ा सुनानी थी। तो ये सब चीज़ें हम अब देखेंगे। फ्रेंड्स 45-46 में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके लिए जब इलेक्शन की कैंपेनिंग की जाती है कांग्रेस के द्वारा तो उसमें दोस्तों काफ़ी सारी नई चीज़ें होती हैं। सबसे पहला इसमें फोकस वोट मांगने पे नहीं होता है, ठीक है। इसमें फोकस होता है कि ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट इंडियंस को मोबिलाइज किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो लोग शहीद हुए हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया था। इसके अलावा जिन ऑफिशियल्स ने सप्रेशन में, ब्रूटल सप्रेशन में अहम भूमिका निभाई थी उनको कंडेम किया जा रहा था। तो दोस्तों इससे हो क्या रहा था, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे उनके मन में एक भय का माहौल बन रहा था। वो डर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको कंडेम किया जा रहा था, उनके ऊपर इंक्वायरी करने की बात की जा रही थी और कांग्रेस अगर जीत जाती तो वो मिनिस्टर बन जाते, ठीक है। और फिर इन ऑफिसर्स को उनके अंडर में ही काम करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अब आईएनए ट्रायल्स की। दोस्तों ये जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे इसको एक बड़ा ही फेमस वर्ड है, वो क्या है? एन एज ऑफ ए वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि एन एज ऑफ ए वोल्केनो से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हो? तो ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स ऑफ वॉर इसको बोला गया था एज ऑफ ए वोल्केनो। एंड दोस्तों इसके अगेंस्ट काफ़ी मास प्रेशर था, ठीक है दोस्तों। जो ब्रिटिश लोग थे वो शुरू में ऐसा चाहते थे कि इनका पब्लिक ट्रायल हो, ठीक है दोस्तों। बट क्योंकि काफ़ी मास प्रेशर था तो बाद में उनको इसको चेंज करना पड़ा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है नवंबर 1945 में, जहाँ पे रेड फोर्ट पे लाल किले पे पहला ट्रायल होता है और इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले प्रेम कुमार सहगल जो कि एक हिंदू होते हैं,
शाहनवाज खान जो कि एक मुस्लिम होते हैं, एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन जो कि एक सिख होते हैं। मीन्स तीनों संप्रदायों से एक एक व्यक्ति को चुना था और उसका रेड फोर्ट पे उसका पब्लिक ट्रायल हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा दोस्तों इस चीज़ से काफ़ी लोग नाराज़ थे, आर्मी के लोग भी नाराज़ थे। एंड दूसरा एक अहम कारण भी था, वो ये था कि फ्रेंच और डच कॉलोनियल रूल को वापस से इस्टेब्लिश होना था वियतनाम में, इंडोनेशिया में। इसकी कोशिशें हो रही थी और इसके लिए इंडियन आर्मी यूनिट्स को यूज़ किया जा रहा था। तो इससे जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी, जो हमारी आर्मी थी, वो काफ़ी नाराज़ थी। तो दोस्तों ये तमाम वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक तो अपना एटीट्यूड चेंज किया, और फिर हमने देखा इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल। और फर्स्ट ट्रायल हुए थे रेड फोर्ट पे नवंबर 1945 में, और इसमें 3 लोग शामिल थे। दोस्तों इस न्यूज़पेपर की क्लिप में आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है आईएनए ट्रायल ओपन्स इन रेड फोर्ट, और यहाँ पे शाहनवाज की फोटो है, देन ढिल्लन भी है, उसके बाद सहगल भी है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा ये एक इवेंट था। और इन पे क्या चार्ज लगाया गया था दोस्तों, वो भी नीचे लिखा हुआ है, चार्जेज ऑफ मर्डर एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कांग्रेस का क्या रुख था। ये जो आईएनए प्रिजनर्स थे, ये जो पीओडब्ल्यूज थे, इनके प्रति कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था दोस्तों। तो कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, 1945 में बॉम्बे में सेशन होता है, सितंबर 1945 में, जहां पे कांग्रेस आईएनए के कॉज को सपोर्ट करती है और आईएनए प्रिजनर्स के डिफेंस के लिए काफ़ी सारे वकील खड़े हो जाते हैं, जैसे कि भालूभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, जवाहरलाल नेहरू और असफ अली, ये सब उनको डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एक रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी भी बनाई जाती है। तो दोस्तों कांग्रेस जो थी वो इनका समर्थन कर रही थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे आईएनए एजिटेशन की, जिसको एक लैंडमार्क कहा जाता है। दोस्तों ये इंडियन नेशनल आर्मी एजिटेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, तो इसके लिए ये एजिटेशन हो रहा था। और दोस्तों इसमें इसका काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस एजिटेशन में 12 नवंबर 1945 को आईएनए डे सेलिब्रेट किया गया था, और 5 से 11 नवंबर को आईएनए वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें डाइवर्स सोशल ग्रुप्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो हमारे डिस्टिंक्ट प्लेसेस थे, जैसे कि कुर्ग, बलूचिस्तान, असम, वहाँ सब, उन सब जगहों पर ये जो कैंपेन था ये फैला था। ठीक है दोस्तों, भले कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अकाली जस्टिस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, सिख लीग, इन सभी ने इस कॉज को सपोर्ट किया था। दोस्तों बहुत ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोग लॉयलिस्ट थे, मीन्स जिनको गवर्नमेंट लॉयल मानती थी, जिनको टाइटल्स दिए हुए थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट्स को अपील की थी कि आप इन ट्रायल्स को अबेंडन करो, इनको रोक दो। इसके अलावा दोस्तों जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे वो भी सिंपैथेटिक थे, वो भी सहानुभूति दिखा रहे थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो आर्मी थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी दोस्तों, जो कि अभी तक काफ़ी कम हमें देखने को मिला था। अब फ्रेंड्स इसके बाद 1945-46 में 3 अपसर्जेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है, काफ़ी हिंसा भी यहाँ पे होती है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नवंबर 21, 1945 को कलकत्ता में होता है ये अपसर्ज, और इसका कारण क्या होता है, यही जो आईएनए ट्रायल्स। ठीक है, सेकंड जो अपसर्ज थी वो होती है 11 फरवरी 1946 को, यह भी कलकत्ता में ही होती है, और इसका कारण क्या होता है, एक आईएनए ऑफिसर थे राशिद अली, उनको 7 साल की सज़ा होती है। तो इसके विरोध में ये अपसर्ज कलकत्ता में होती है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो अपसर्ज थी वो थी फरवरी 18, 1946 को हुई थी, और ये हुई थी बॉम्बे में, और इसको बहुत ही फेमस इसका नाम है रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स थी दोस्तों, उन्होंने ये स्ट्राइक की थी। एंड फ्रेंड्स इसी तरह की स्ट्राइक जो है कराची, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, हर जगह हमको देखने को मिली थी। एंड फ्रेंड्स इसके अलावा जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, जैसोर, अंबाला, वहाँ पर भी हमें स्ट्राइक्स देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये जो आईएनए ट्रायल्स का विरोध हुआ था ये आर्मी के अंदर भी घुस चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे
रिबेलियन बाय नेवल रेटिंग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? फरवरी 18 1946 को। थोड़ा सा समराइज मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों HMIS तलवार ये एक शिप था, इसकी जो रेटिंग्स थी, अब ये रेटिंग्स क्या होती है दोस्तों? नेवी में रेटिंग कहा जाता है जो जूनियर मेंबर होते हैं, ठीक है, जो वारंट ऑफिसर या कमीशन ऑफिसर नहीं होते हैं, इसके अलावा जो जूनियर मेंबर होते हैं नेवी के, उनको रेटिंग कहा जाता है। और इन रेटिंग्स ने स्ट्राइक की थी, और किस चीज़ के लिए स्ट्राइक की थी दोस्तों? क्योंकि इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, सैलरी वगैरह काफ़ी कम मिलती थी जो इनके काउंटर पार्ट थे उसके साथ, साथ ही साथ खाना अच्छा नहीं मिलता था, सुपीरियर जो थे वो अब्यूज़ करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स HMIS तलवार पे इन्होंने लिख दिया था क्विट इंडिया, ठीक है, तो उसके चलते रेटिंग्स का अरेस्ट हुआ था, तो उसका भी ये विरोध कर रहे थे। इसके अलावा INA ट्रायल्स, ठीक है, उसका विरोध इन्होंने किया था। साथ ही साथ जो इंडियन ट्रूप्स इंडोनेशिया में भेजे गए थे उनका विड्रॉल ये डिमांड कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ही ये स्ट्राइक स्टार्ट होती है, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, तो साथ ही साथ बॉम्बे में भी डिफरेंट जो रेटिंग्स है वो इनको ज्वाइन कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवोल्ट बन जाता है। 23 फरवरी 1946 की ये क्लिपिंग है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट थी, इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट। ठीक है दोस्तों, 6 आवर बैटल विद ब्रिटिश ट्रूप, तो काफ़ी एक बड़ा एक रिवोल्ट हो चुका था। आप इस पिक्चर से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस फोटो में आप वाइट कपड़ों में रेटिंग्स को देख सकते हैं, एंड दोस्तों इनके साथ आप मिलिट्री पुलिस को भी देख सकते हैं। तो ये उस जो रिवोल्ट थी उसकी ये पिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब इन तीनों अपसर्जेस का क्या इवोल्यूशन था, क्या इम्पैक्ट हुआ था? दोस्तों सबसे पहली बात, फियरलेस एक्शन बाय द मासेस, वो तो हम देख चुके हैं, काफ़ी वायलेंट ये एक्टिविटीज़ इसमें हुई थी। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि आर्म फोर्सेस के अंदर रिवोल्ट हो रही है, तो इसका लोगों के दिमाग पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। इट मीन्स अब तो आज़ादी मिलके ही रहेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों, ये जो RIN रिवोल्ट हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी की जो रिवोल्ट थी, इसने ये तय कर दिया था कि अब ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म होगा। एंड दोस्तों इस दौरान कम्युनल यूनिटी हमको देखने को मिलती है, और इन अपसर्जेस के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको कंसेशन देने पड़ते हैं, जैसे कि वो डिसाइड करती है कि केवल उन्हीं INA मेंबर्स को ट्रायल किया जाएगा जिनके ऊपर मर्डर या फिर ब्रूटल ट्रीटमेंट के चार्जेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो फर्स्ट बैच था जिसको सज़ा हुई थी, उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया था जनवरी 1947 में। इसके अलावा दोस्तों और क्या कंसेशन मिले थे? जो इंडो चाइना इंडोनेशिया में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको वापस बुला लिया गया था। इसके अलावा नवंबर 1946 को एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजने का डिसीजन लिया गया था, एंड बाद में जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजने का डिसीजन लिया जाता है दोस्तों। तो ये इन 3 अफसर्स के कारण ये चीज़ होती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सवाल क्या बनता है, ये जो कैबिनेट मिशन की बात थी ये जनवरी 1946 में ही हो गई थी, जबकि जो हम अगर रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट देखें तो वो फरवरी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट होने से पहले ही कैबिनेट मिशन को भेजने का डिसीजन लिया जा चुका था। तो सवाल क्या बनता है कि रॉयल इंडियन नेवी की रिवोल्ट की वजह से कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, उससे पहले ही इस चीज़ को डिसाइड किया जा चुका था कि कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये जो रिवोल्ट थी, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या थी कि इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था अथॉरिटी के साथ, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट था। एंड दोस्तों क्योंकि ये वायलेंट था तो इसकी अपने आप में काफ़ी लिमिटेशंस थी, जैसे कि केवल वो सेक्शन जो कि काफ़ी मिलिटेंट थे वो ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ऐसे रिवोल्ट शॉर्ट लाइव्ड होते, मीन्स ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तक नहीं चल सकते हैं क्योंकि इनको सप्रेस कर दिया जाता है। साथ ही साथ केवल अर्बन एरियाज में ही ये जो अपसर्जेस थे, ये तीनों अपसर्जेस, ठीक है फ्रेंड्स, केवल अर्बन एरियाज में ही ये फैले थे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, INA ट्रायल्स का जो विरोध हुआ था वो अलग है, ये हम बात कर रहे हैं ये जो 3 अपसर्ज हुई थी इनकी क्या लिमिटेशंस थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड दोस्तों इस दौरान भी कम्युनल यूनिटी देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड बाद में जो बॉम्बे की मराठा बटालियन होती है फिर से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम करने में कामयाब होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी थी इस दौरान। दोस्तों कांग्रेस का रुख जो है वो इनडिफरेंट था, वो उदासीन थी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आर्मी के अंदर रिवोल्ट हो गया है तो कहीं सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी वायलेंस इसमें देखने को मिल रही थी। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का ये मानना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा
तो उसके लिए डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस काफ़ी ज़रूरी हैं। और अगर इस तरह से आर्म फोर्सेस में एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे एक फ्री इंडिया को भी नुकसान होगा, है ना दोस्तों। और अगर हम डिफरेंस देखें इन दोनों ही रिवोल्ट्स का, जो पहले होती थी और जो अभी हो रही है, तो दोस्तों पहले जो है पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे, ठीक है, जबकि इस रिवोल्ट में अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, तो कांग्रेस कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती थी, ठीक है दोस्तों। तो कांग्रेस ने ऑफिशियली इन तीनों अपसर्जेस को सपोर्ट नहीं किया था। और अगर हम गांधी की ओपिनियन की बात करें तो उनका ऐसा मानना था कि ये जो म्यूटिनीज थी, ये जो रिवोल्ट थी, ये बैडली एडवाइस की गई है, मीन्स इनको सही से गाइड नहीं किया गया है। अब दोस्तों इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहता है? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो जितने भी नॉन मुस्लिम वोट्स थे उसका 91% वोट्स कांग्रेस को मिलते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसके लिए। अगर हम सेंट्रल असेंबली की बात करें तो आउट ऑफ 102 सीट्स उसको 57 सीट्स मिलती है। एंड प्रोविंसेस में अगर हम देखें तो बंगाल, सिंध और पंजाब के अलावा जितनी भी प्रोविंसेस थी वहां पे वो अपनी मेजोरिटी हासिल करने में कामयाब होती है, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखें कि NWFP और असम जो कि मुस्लिम वाले एरिया थे वहाँ पर भी कांग्रेस को सफलता मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है दोस्तों। NWFP एंड असम में भी कांग्रेस की मेजोरिटी वहाँ पे बनती है। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो जितने मुस्लिम वोट्स थे उसका 87% जो मतदान था वो मुस्लिम लीग के फेवर में हुआ था, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में 30 रिजर्व सीट्स इनको मिलती है। बंगाल एंड सिंध में इनकी मेजोरिटी होती है। एंड दोस्तों 1937 में जो परफॉर्मेंस थी उसके ठीक उलट ये एक डोमिनेंट पार्टी उभर के सामने आती है मुस्लिम लोगों के लिए। एंड दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, यूनियनिस्ट और कांग्रेस और अकाली इन तीनों का कोलिशन होता है और खिजर हयात खान अपनी पावर वहाँ पे संभालते हैं। तो दोस्तों ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्शंस हुए थे उसका क्या रिजल्ट हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, काफ़ी कम लेवल पे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो 10% से भी कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। और अगर हम सेंट्रल असेंबली की बात करें तो वहाँ पे ये परसेंटेज और कम हो जाता है, केवल 1% से कम जो पॉपुलेशन थी वो वोटिंग के लिए एलिजिबल थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे द कैबिनेट मिशन की। आप इस फोटो में देख भी सकते हैं कैबिनेट मिशन को। फ्रेंड्स फरवरी 1946 में जो इटली गवर्नमेंट थी वो कैबिनेट मिशन को अनाउंस करती है। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि एक बार पहले भी भारत में आ चुके हैं, और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों भारत में आते हैं कैबिनेट मिशन के रूप में। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमें जो पीसफुल पावर को ट्रांसफ़र करना है वो किस तरीके से होगा, क्या नेगोशिएशन होंगे, उस चीज़ को करने के लिए कैबिनेट मिशन को इटली गवर्नमेंट के द्वारा भारत में भेजा जाता है। दोस्तों अब आपको ये सवाल मन में आ रहा होगा कि भाई ब्रिटिश लोगों को इतनी जल्दी किस बात की हो रही थी। तो दोस्तों देखिए काफ़ी सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि ये जितने भी इवेंट्स हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर INA ट्रायल्स, उसके बाद हमने रिवोल्ट देखी, तो इससे जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो हर ऐसे सेक्शन में पहुंच चुकी थी जो पहले इससे काफ़ी दूर थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो दोस्तों समय के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें इंडियन मेंबर्स बढ़ रहे थे और जो यूरोपियन मेंबर्स थे वो कम हो रहे थे। तो दोस्तों जो ब्रिटिश इंडियन पैरिटी पहले देखने को मिलती थी अब वो नहीं थी। एंड दोस्तों अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ लॉयल नहीं है तो फिर आप किस तरह से आप अपना शासन करोगे, क्योंकि क्रिप्स ऑफर फेल हो चुका था, ठीक है। और तो उसके बाद अब नया कुछ ज़्यादा ऑफर करने को बचा नहीं था फुल फ्रीडम के अलावा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर हम ये देखें जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके मन में काफ़ी डर था कि ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं ये जीत जीत के वापस आ रही हैं, तो अब ये सब हमारे ऊपर इंक्वायरी करेंगी, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी ये कंडेम कर चुकी है, तो उनका मोरल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। एंड दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरी नज़रों में वो ये था कि आर्मी में रिवोल्ट हो चुकी थी। आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अब काम कर रही थी। तो दोस्तों
गवर्नमेंट को ये लग गया था कि अगर कांग्रेस फिर से 1942 टाइप एक मास मूवमेंट स्टार्ट करती है और अगर आर्म फोर्सेस उसका साथ देती हैं तो फिर हमको यहाँ से भागना पड़ेगा ही सही, हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के चलते ये एकदम तय हो चुका था कि अब जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भागना ही पड़ेगा। जो कैबिनेट मिशन था उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमको एक यूनाइटेड, एक फ्रेंडली इंडिया चाहिए। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड वर्ल्ड लिखा हुआ है, मतलब ये पार्टीशन की बात नहीं करने वाला है, ठीक है। दूसरा ये बात कर रहा है फ्रेंडली इंडिया की बात कर रहा है, मीन्स आज़ादी के बाद इंडिया और ब्रिटेन के जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। एंड दोस्तों इसी दौरान जो क्लेमेंट एटली थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि he cannot allow a minority to place their veto on advance of the majority। मतलब ये मुस्लिम लीग को ये सुन के काफ़ी धक्का लगने वाला था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारत में आया था 24 मार्च 1946 में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, इस पर भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जब ये कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो कांग्रेस की इनसे ये डिमांड होती है कि आप एक सेंटर को ना पावर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये जो माइनॉरिटी की डिमांड है वो हम बाद में देख लेंगे कि उनको ऑटोनॉमी देनी है या हमें क्या करना है, तो ये हम बाद में देखेंगे। आप जो है अभी पावर एक सेंटर को दे दो, उसके बाद हम खुद से डिसाइड कर लेंगे कि माइनॉरिटी के साथ हमें क्या करना है, ठीक है। जबकि अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो उनको तो केवल पार्टीशन से ही मतलब था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार फिर से कांग्रेस वर्सेस लीग हो रहा था। कांग्रेस बात करती थी यूनिटी की, जबकि लीग बात कर रही थी पार्टीशन की। तो एक बार फिर से डेडलॉक हो रहा है, दोनों के बीच सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो बीच का रास्ता निकाला जाता है। और वो रास्ता क्या था कि कैबिनेट मिशन जो है अपने खुद का एक प्लान रखता है, ठीक है, टू रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इन मई 1946, ठीक है दोस्तों। तो मई 1946 में कैबिनेट मिशन अपने खुद का एक प्लान सामने रखता है। अब ये प्लान क्या था, इसके सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला पॉइंट था कि इसने फुल फ्लेज पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल बनता है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान की डिमांड को माना था कि नहीं माना था, तो जवाब होगा कि उसने नहीं माना था। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण थे, इसके पीछे ये कारण थे कि जिन एरियाज को पाकिस्तान में क्लेम किया जा रहा था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है दोस्तों। तो आप किस तरह से धर्म के आधार पर बंटवारा कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही थी, क्यों, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो बात आ रही थी कि कहीं जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो कि पंजाब में या फिर असम में या फिर बंगाल में है, वो भी इस तरह की डिमांड ना करने लग जाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर पार्टीशन होता है तो जो इनके बीच के रीजनल टाइज थे उनको नुकसान होगा, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, तो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होने वाली थी। एंड दोस्तों आर्म फोर्सेस का डिवीज़न किस तरह से होगा, ये बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो इन सब के चलते पाकिस्तान की डिमांड को मना कर दिया गया था। अब दोस्तों इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको 3 सेक्शन में उनकी ग्रुपिंग की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हिंदू मेजोरिटी वाली प्रोविंसेस थी, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार और उड़ीसा। सेक्शन बी की अगर बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थी, जैसे कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। मतलब जो वेस्टर्न एरिया था उसको सेक्शन बी में रखा गया था। और सेक्शन सी था बंगाल एंड असम, मीन्स ईस्टर्न साइड में जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थी उनको सेक्शन सी में रखा गया था। तो दोस्तों 3 सेक्शन में प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था, उनके ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगी दोस्तों। जैसे अभी होता है ना, हमारे पंचायत में है, फिर स्टेट में है, फिर हमने देखा सेंटर लेवल पे है, तो उस समय भी 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को बनाने की बात हुई थी प्रोविंस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन के लेवल पे जो कि ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस था, और सबसे लास्ट में यूनियन लेवल पे इस 3 टियर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को बनाने की बात हुई थी। इस कैबिनेट मिशन प्लान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पूरा प्लान दिया हुआ था कि वो किस तरह से बनेगी। जैसे कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा लोगों को इलेक्ट करना था, ठीक है।
टोटल 389 मेंबर की ये बॉडी होगी, जिसमें से 292 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे, जबकि 4 जो हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आएंगे और बाकी के 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट जो है नॉमिनेट करेंगे। एंड दोस्तों पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो सेम यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो तीनों ग्रुप हैं ए, बी और सी, ये अलग अलग बैठेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो ये अपने ग्रुप का भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीनों जो हैं एक साथ बैठेंगे और पूरे के पूरे यूनियन के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रोविंस के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके बाद ग्रुपिंग के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और फिर उसके बाद यूनियन लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे पार्टीशन की बात नहीं थी, यहाँ पे कॉमन सेंटर की बात थी। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन सेंटर होगा जो कि डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल करेगा, जबकि जो मुस्लिम लीग थी वो तो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात हुई थी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, फेडरेशन क्या होती है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो भी कम्युनल क्वेश्चंस होंगे उनको दोनों कम्युनिटी की सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। मींस यहाँ पे अब मुस्लिम लीग को वीटो नहीं दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें इस मिशन में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो रेजिडुअल पावर्स थी वो प्रोविंसेस के पास थी, उनको फुल ऑटोनॉमी दी हुई थी। दोस्तों ये सवाल बन सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी हुई थी कि या नहीं दी हुई थी, रेजिडुअल पावर्स किसके पास थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये कहा गया था कि अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब वो एग्रीमेंट करें, या तो जो सक्सेसर गवर्नमेंट होगी या तो वो उसके साथ चले जाएं, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये बात हुई थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी था कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने के बाद कोई भी प्रोविंस जो है अपने ग्रुप से बाहर आ सकती है। ये जो सेक्शन बनाए, जो 3 ग्रुप बनाए थे ए, बी, सी, ठीक है, तो इस ग्रुप से कोई भी प्रोविंस जनरल इलेक्शन के बाद बाहर आ सकती है। और 10 साल के बाद, ठीक है दोस्तों, 10 साल के बाद कोई भी प्रोविंस जो है ग्रुप को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है, या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी प्रोविंस अपनी ग्रुपिंग से बाहर आ सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 10 साल के बाद कोई भी प्रोविंस जो है ग्रुप को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है, या फिर जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल सकती है। तो ये काफ़ी कुछ पेज थे इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैबिनेट मिशन प्लान में बताई हुई थी। एंड दोस्तों इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उससे ही इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने होंगे जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों जब ये प्लान अनाउंस हुआ था तो उसके बाद इसमें, क्योंकि जो क्लॉजेस थी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, स्पेशली जो ग्रुपिंग वाली क्लॉजेस थी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया था। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये मानना था कि ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया है ये अगेंस्ट है पाकिस्तान की क्रिएशन के, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेंटर की बात हो रही थी। ठीक है, और उन्होंने ये भी सोचा था कि ग्रुपिंग जो है वो ऑप्शनल है, ग्रुपिंग करना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात यहाँ पे हो रही है और जो लीग है उसके पास कोई वीटो नहीं दिया हुआ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग जो है वो उसको ये समझ में आ रहा था कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसके मन में था पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे ग्रुपिंग कंपलसरी होगी तो बाद में वो अलग हो सकते हैं। तो उसका ये समझना था मुस्लिम लीग का कि कंपलसरी ग्रुपिंग है यहाँ पे, तो ये हमारे फेवर में है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों ही मुद्दों पे दोनों के बीच में कंफ्यूजन था। एंड दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्शन की बात करें तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन ये था कि भाई जो प्रोविंस है उसको क्यों इंतजार करना पड़े फर्स्ट जनरल इलेक्शन का। ठीक है, ये
छोड़ देना चाहिए प्रोविंसेस के ऊपर कि वो एक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि NWFP और असम, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी में इनको शामिल किया गया था। तो इसलिए कांग्रेस ये कह रही थी कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगी या उसको ज्वाइन नहीं करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कंपलसरी ग्रुपिंग की बात होती है तब फिर आप जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हो उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर ग्रुपिंग कंपलसरी हो गई तो फिर ऑटोनॉमी कहां से रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इन सब चीजों पे कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था। अगर हम बात करें लीग का, तो लीग ये कह रही थी कि भाई ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सेक्शन बी और सेक्शन सी को जो है पाकिस्तान में बनता हुआ देखना चाह रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी, इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थे और इनके डिफरेंट ऑब्जेक्शन भी थे। बट दोस्तों होता क्या है कि दोनों ही, मतलब मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी, वो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगा था कि भाई इसमें पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जबकि जो लीग थी उसको ये लगा था कि ग्रुपिंग कंपलसरी है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन के चलते 6 जून को मुस्लिम लीग और 24 जून को कांग्रेस इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जुलाई 1946 में इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद होता क्या है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो 10 जुलाई 1946 को नेहरू का स्टेटमेंट आता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेहरू ने कहा था कि वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब उनका ये कहना था कि हमें किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे, हम किसी भी चीज़ को नहीं मान रहे, हम केवल इतना जानते हैं कि हमने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने की बात हमने मान ली है और फिर वही असेंबली डिसाइड करेगी कि बाद में क्या होगा। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट नेहरू जी देते हैं तो जो मुस्लिम लीग के जिन्ना थे उनका दिमाग खराब हो जाता है। अब दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया था नेहरू जी ने, ये बेसिकली क्यों दिया था? क्योंकि उनके माइंड में था NWFP और असम, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। इवन दो वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, बट तब भी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो वो इनको पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि जब ये बात पता चली लीग को, तो लीग ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस वापस ले लिया। और कब लिया था? 29 जुलाई 1946 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो मुस्लिम लीग थी वो कॉल देती है डायरेक्ट एक्शन की, और इसी के साथ 16 अगस्त से भारत में एक सिविल वॉर हमें देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा कम्युनल क्लैशेस हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी कैबिनेट मिशन प्लान की। इसके अलावा एक वोवेल का ब्रेकडाउन प्लान भी यहाँ पे आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो ब्रेकडाउन प्लान था, ये लॉर्ड वोवेल ने कैबिनेट मिशन को प्रेजेंट किया था। कब? मई 1946 में। और इस प्लान में उनका क्या मुख्य जो बिंदु था वो ये था कि भाई जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं नॉर्थ वेस्ट की और जो नॉर्थ ईस्ट की, हमें अपनी सारी आर्मी और ऑफिशियल्स हमको वहाँ पे ले जाने चाहिए। ठीक है, और बाकी का जो हिस्सा है वहाँ की पूरी पावर हमको कांग्रेस को दे देनी चाहिए। तो ये वोवेल का ब्रेकडाउन प्लान था दोस्तों। इस पर प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कम्युनल हॉलोकॉस्ट की एंड द इंटरिम गवर्नमेंट की। मीन्स हमने देखा कि डायरेक्ट एक्शन की कॉल हो गई है और 16 अगस्त 1946 से हमें काफ़ी सारे कम्युनल रॉयट्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि भाई जल्दी से हमें पावर ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको इंटरिम गवर्नमेंट बनानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये डिसाइड हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ठीक है, वो उससे हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, बट मुस्लिम लीग जो है उसको बॉयकॉट कर चुकी थी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के मन में ये था कि हम कांग्रेस से ही बना लें क्या, ठीक है, हमें मुस्लिम लीग को शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो लॉर्ड वोवेल थे वो तो चाहते थे, ठीक है, कि भाई हमें लीग को शामिल करना चाहिए, बट जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, उनका प्रेशर था कि नहीं भाई आप कांग्रेस के साथ ही जो है इंटरिम गवर्नमेंट बना लो। तो होता भी यही है। सितंबर 2 1946 को जो है कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जिसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1946 को
कांग्रेस के डोमिनेशन वाली एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और इसमें मुस्लिम लीग नहीं होती है दोस्तों। तो वोवेल प्लान जो था पहला, ये उसका जस्ट अपोजिट था, इसमें मुस्लिम लीग नहीं है, जबकि वहां पे तो मुस्लिम लीग को वीटो दिया गया था। ठीक है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये बेसिकली जो वॉइसरॉय की ओल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन था। अब दोस्तों इस दौरान क्या होता है कि पूरे देश में कम्युनल राइट्स हो रहे होते हैं, सिविल वॉर चल रही होती है। जो मुस्लिम लीग थी वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाने के लिए कम्युनल राइट्स करवा रही थी और उनका वॉर क्राई क्या था, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। दोस्तों इस तरह के नारे वो लगाते थे। तो इससे मजबूर होकर बाद में वोवेल जो है मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट में एंट्री दे देते हैं 26 अक्टूबर 1946 को। एंड दोस्तों मैं दोबारा वो वॉर क्राई रिपीट कर रहा हूँ, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के रहेंगे पाकिस्तान, ये उनका नारा था। एंड दोस्तों इसके दबाव में गवर्नमेंट आती है और 26 अक्टूबर 1946 को इसको इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल कर लिया जाता है। एंड दोस्तों लीग को जब अलाउ किया जाता है तो बिना किसी शर्त के जो है ज्वाइन करती है। डायरेक्ट एक्शन जो उसका कॉल था उसको वो गिव अप नहीं करती है, उसको नहीं छोड़ती। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जो कि सितंबर 2 1946 से 15 अगस्त 1947 तक थी, इस दौरान 14 मिनिस्टर्स थे। ठीक है। इसमें अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, राजगोपालाचारी, भाभा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, असफ अली, ये सब कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर्स थे। वहीं 5 जो मिनिस्टर थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से थे, जिसमें से लियाकत अली खान जिनको फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला था, उसके अलावा 4 और मिनिस्टर्स थे जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, इस फोटो में आप कुछ मिनिस्टर्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ये जो लीग थी इसकी अप्रोच क्या थी और इनका अल्टीमेट मोटिव क्या था। फ्रेंड्स लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अटेंड नहीं किया था, साथ ही साथ जो कैबिनेट की इनफॉर्मल मीटिंग्स होती थी उसको भी इसने अटेंड नहीं किया था। ठीक है दोस्तों। एंड जो लियाकत अली खान थे जो कि सबसे बड़े नेता थे मुस्लिम लीग में, उन्होंने जो मिनिस्ट्रीज थी उसकी फंक्शनिंग को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी। एंड दोस्तों इनका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको तो पाकिस्तान की डिमांड है, हमको तो पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान के लिए फाइट करना है और ये जो गवर्नमेंट बनी है, ये जो मिनिस्ट्री बनी है, ये हमारे लिए एक दूसरा फ्रंट है जहां पे हम अपनी सिविल वॉर को चालू रखेंगे। एंड क्योंकि फाइनेंस पोर्टफोलियो लियाकत अली खान के पास में था तो इसलिए काफ़ी डेडलॉक वाली समस्याएं उत्पन्न होती थी। एक बार फिर से कांग्रेस और लीग के बीच में क्राइसिस सिचुएशन उत्पन्न हो रही थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी का। दोस्तों जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान का आइडिया दिमाग में आया और एकदम से पार्टीशन हो गया। ये प्रोसेस तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1887 में हमने देखा था सर सैयद अहमद खान, वो शुरुआत में मुस्लिम लोगों को कहते हैं कि आपको कांग्रेस, आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना है। 1906 में हमने देखा था कि जो मुस्लिम लोग थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है। 1909 में हमने देखा था जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं तब सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड होते हैं। इसके अलावा पंजाब हिंदू सभा बनती है। 1915 में हमने देखा था कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनती है, उसका फर्स्ट सेशन होता है। तो एक तरफ मुस्लिम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन रही है और दूसरी तरफ हिंदू लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। फिर हमने 1916 में ये भी देखा था कि जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक समझौता हो जाता है तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को कांग्रेस मान लेती है। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे। 1920 की अगर हम बात करें, 1920s की, तो हमने देखा था कि आर्य समाज उस समय शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर रहा था। मतलब जो कन्वर्ट्स हुए हैं, जो हिंदू कन्वर्ट्स हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था और अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए संगठन मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इसके काउंटर के रूप में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने तंजीम एंड तबलीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। दोस्तों तंजीम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और तबलीग का मतलब भी प्यूरिफिकेशन से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक रिलीजियस वर्ड है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि तबलीग और तंजीम मूवमेंट का संबंध किससे है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्वराजिस्ट की, अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिविस्ट की, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कम्युनल लाइंस पे वो लोग डिवाइड हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसको सिख लीग ने, मुस्लिम लीग ने उसको अपोज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 1932 में हमने देखा था कि कम्युनल अवार्ड होता है जहाँ पे मुस्लिम लोगों की डिमांड मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद
1937 के बाद दोस्तों मुस्लिम जो है अपने आप को एक माइनॉरिटी की तरह नहीं बल्कि एक सेपरेट नेशन के रूप में देखने की बात करते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद 1937 से 39 के बीच में हमने देखा कि जिन्ना का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, वो कांग्रेस से ये कहते हैं कि आप हमारी ये डिमांड मानो कि आप एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो और हम एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स जो मुस्लिम लीग है वो इंडियन मुस्लिम्स की सोल रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक इम्पॉसिबल डिमांड थी जो कि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। इसके बाद हमने देखा 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रिजोल्यूशन होता है। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन इसका कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने देखा था कि किस तरह से जो डिफरेंट मिशंस आते हैं उनमें मुस्लिम लीग को एक वर्चुअल वीटो दिया जाता है। एंड दोस्तों भले ही वो अगस्त ऑफर हो या क्रिप्स का ऑफर हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो या कैबिनेट मिशन प्लान हो, पाकिस्तान की डिमांड हमेशा की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा। तो दोस्तों वही मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान का आइडिया एकदम से 1947 में आया। ये स्टेप बाय स्टेप हम 1887 से ही इसमें आगे बढ़ रहे थे और इसका एंड होता है पार्टीशन के साथ। तो फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस दूसरे सेशन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 को लेकर। दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि जो प्लानिंग कमेटी का जो डिटेल होगा हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, पहला है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में बनी थी। दूसरा, पब्लिक सेक्टर मोड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने सपोर्ट किया था, इसकी एडवोकेसी की थी। और तीसरा था कि इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे मॉडर्न सेक्टर पे फोकस नहीं किया था। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं इस स्लाइड में। दोस्तों हमने देखा था कि जो 1938 का सेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस उस समय प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है और उसके चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी। एंड दोस्तों इसमें काफ़ी सारी बातें होती है जैसे कि पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। एंड दोस्तों इसके अलावा जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी इस प्लानिंग कमीशन में, इस प्लानिंग कमेटी में बात होती है। तो अगर हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो जो पहला स्टेटमेंट था वो सही था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 ओनली। एंड दोस्तों अगर आपको डिटेल में इस चीज़ को समझना हो तो इस स्लाइड को पॉज करके आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2017 में पूछा गया है। दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 इवेंट दिए हुए हैं और उनको हमको अरेंज करना है। सबसे पहला, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी। दोस्तों जस्ट अभी हमने देखा था 1946 में ये होती है। ठीक है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च होता है। दोस्तों ये भी हमने देखा था, ये हुआ था 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त वो तारीख थी। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दोस्तों ये तो 30s में हुआ था, 31 32 आई थिंक। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 2 1, और मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आई थिंक आप इस चीज़ को रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और जिसमें राजगोपालाचारी फॉर्मूला के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों हमेशा आपको देखना होगा कि सवाल ने पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट इम्प्लिसिटली एग्रीड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ऑप्शन है ये तो सही था, ऐसी बात उसमें कही गई थी। दूसरा क्या था, मुस्लिम लीग एग्रीड टू द फॉर्मूला ऑन द क्वेश्चंस ऑफ प्लेबिसाइट इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। दोस्तों ये तो उनका मेन ऑब्जेक्शन था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि द फॉर्मूला वाज वाइडली सपोर्टेड बाय वेरियस सेक्शन लाइक सिख ग्रुप एंड हिंदू महासभा। दोस्तों ये भी गलत है। ये तीनों ही चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मीन्स 1 ओनली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स को लेके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है फ्रेंड,
तो पहला क्या है कि ये जो एजिटेशन था ये केवल दिल्ली, बॉम्बे एंड कलकत्ता में ही था। फ्रेंड्स ये तो गलत है, हमने देखा था कि पूरे भारत में ये फैला हुआ था। दूसरा था कि देयर वर सेवरल इंसिडेंसेज ऑफ कम्युनल वायलेंस। दोस्तों हमने देखा था कि उस समय सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, हिंसा नहीं हुई थी, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मोनी का माहौल था उस समय। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आप इसको लॉक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें वोवेल प्लान को लेके सवाल पूछा गया। दोस्तों ये जितने भी प्लान, कमीशन, मिशन भारत में आए थे, इन सबको आपको अच्छे से याद करना होगा, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉट पूछा है यहाँ पे। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें केवल इंडियन मेंबर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि मुस्लिम वर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द प्रपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों ये तो गलत है, बराबर बराबर बात हुई थी वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, अबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोस्तों ये तो गलत बात है, ये तो हुआ ही नहीं था इसमें। अब फ्रेंड्स जो इसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि इंडियन मेंबर्स ही होंगे, लेकिन दोस्तों ये तो गलत बात थी। गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ के अलावा बाकी मेंबर इंडियंस होने थे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो भी गलत स्टेटमेंट है, और गलत ही तो पूछा है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। इसको एकदम लॉक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे 4 इवेंट्स दिए हुए हैं और हमसे बताया है कि आप इनको अरेंज करो टाइम के हिसाब से। सबसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था, ये 1939 में ये चीज़ हुई थी, और अगर स्पेसिफिक डेट में आपको बताऊं तो मई 3 को ये चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड दिया हुआ है ब्रिटेन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जर्मनी इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों ये चीज़ कब हुई थी, ये हुई थी सितंबर 3 को। ठीक है दोस्तों, 1939 को ये चीज़ होती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो इवेंट कब हुआ था। इसीलिए मैं काफ़ी फोकस करता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। अगला है अगस्त ऑफर। दोस्तों ये कब हुआ था, ये चीज़ हुई थी 8 अगस्त 1940 को। अब चौथा इसमें दिया हुआ है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, डे ऑफ डिलीवरेंस। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको चौथा पता भी ना हो ना, तब भी आप 1, 2, 3 के बेसिस पे आंसर लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले चीज़ हो रही है 1, ठीक है, उसके बाद में हो रहा है 2, और उसके बाद में हो रहा है 3। तो 1, 2, 3 जहाँ पे होगा वही आपका सही आंसर होगा। और ये कहाँ पर है, ऑप्शन डी में ही केवल दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3, ये सीक्वेंस केवल डी में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब ये डे ऑफ डिलीवरेंस क्या है दोस्तों, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था तो उसकी खुशी में इस दिन को सेलिब्रेट किया था मुस्लिम लीग ने, और ये तारीख थी 22 दिसंबर 1939। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट आप नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 4 एंड 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जहाँ पे सप्रू कमेटी के ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। 1945 की ये कमेटी थी, और बताया और पूछा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। दोस्तों ये कमेटी बनाई गई थी जो कम्युनल और जो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। इसका आंसर होगा डी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप इसको, इस स्लाइड को पॉज करके सप्रू कमेटी के बारे में डिटेल में यहाँ से पता कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है किस प्रपोजल के प्रोविजंस हैं। दोस्तों देखिए, प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एन इंडियन यूनियन विद ए डोमिनियन स्टेटस। अब दोस्तों देखिए, ये तो काफ़ी सारी चीज़ों में था, तो इससे आंसर नहीं निकलेगा। दूसरा क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैविंग ओनली इंडियन मेंबर्स टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों देखिए, यही है जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि इसमें ओनली इंडियंस की बात हो रही है, और हमने काफ़ी इस वर्ड पे हमने स्ट्रेस किया था, ओनली पे, उससे पहले मेनली पे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो क्रिप्स प्रपोजल था उसमें ये सब चीज़ें डाली हुई थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, जो 1915 में काबुल में फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है,
कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब दोस्तों देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इट वॉज नॉन एज अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद। दोस्तों ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये तो जो सिंगापुर वाली जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका नाम था, जो सुभाष चंद्र बोस वाली थी 1943 में जो बनी थी। तो ऑप्शन 1 तो गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो बाकी के 2 ऑप्शन है वो भी हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में पता करेंगे। दोस्तों देखिए 1915 1 दिसंबर 1915 को काबुल में फर्स्ट प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट सेटअप होती है, और इसका मकसद क्या होता है कि जो अफगानिस्तान है, ठीक है, जो रशिया है, टर्की है, जापान है, तो इनकी सपोर्ट लेनी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और इसका नाम क्या था, हुकूमत मोख्तार हिंद। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम आपको याद रखना होगा, हुकूमत मोख्तार ए हिंद। जबकि जो अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद था वो तो सुभाष चंद्र बोस वाली प्रोविजनल गवर्नमेंट का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजा महेंद्र प्रताप, जबकि जो पीएम थे वो थे मौलाना बरकतुल्लाह। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। तो अगर हम फिर से अपने सवाल की तरफ बढ़ें, तो ऑप्शन तो जो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एंड दोस्तों तीसरा क्या है कि इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो ऑप्शन 3 भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 ओनली। एंड दोस्तों एक स्लाइड बताना मैं आपको भूल गया, इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि इट वाज नॉट ग्रांटेड फॉर्मल रिकॉग्निशन बाय एनी कंट्री, किसी भी कंट्री ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेक्चर के थ्रू नहीं दे पा रहा हूँ, उन सब इन्फॉर्मेशन को मैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मिले। अब दोस्तों हमारा आज का जो 10th क्वेश्चन है वो है कि जो स्वराज पार्टी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उनका मेन मोटिव क्या था। दोस्तों ये तो आई थिंक आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे, हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड हिंदू इंटरेस्ट। तो ए ऑप्शन सही होगा, यही इसका सही जवाब होगा, हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया था। अब दोस्तों आज का आखिरी सवाल है फ्री इंडिया लीजन के ऊपर। दोस्तों ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला, इट वॉज ए मिलिट्री यूनिट ऑर्गेनाइज्ड इन जर्मनी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दोस्तों ये तो सही है, हमने देखा था कि एक इन्फेंट्री बटालियन थी जिसको जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश के खिलाफ आपको लड़ना है। अब दूसरा क्या है कि इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय तारकनाथ दास एंड रास बिहारी बोस। दोस्तों ये गलत है, इनसे जुड़े व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन 2 गलत होगा, ऑप्शन 1 सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीन्स 1 ओनली। एंड दोस्तों इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने इस स्लाइड में बता रखा है, आप इस स्लाइड को पॉज करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इस क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।